आप सभी का शांति निकेतन इंटर कॉलेज में फिर से स्वागत है। मैं कौशल कुमार। आज रसायन विज्ञान में टॉपिक है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी। आपको आज ये ध्यान देना है, ये जो टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये कक्षा 10 के लिए भी है और कक्षा 12 के लिए है, दोनों के लिए है। इसलिए मैं एक ही क्लास में दोनों को क्लियर करूँगा, यानी 10 का भी और 12 का पूरा विस्तार पूर्वक इसमें क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में यहाँ पे आप देख लीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी बनी हुई है। यहाँ पे सारे धातु हैं और उनके यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखा गया है। जैसे लिथियम का -3.04 वोल्ट, ऐसे ही सोडियम का -2.71। खैर ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, बस ये सीरीज आपको याद रखनी है, किसके बाद कौन सा आएगा, कौन नीचे होगा, कौन सा ऊपर होगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा समझने से पहले हम कुछ चीज़ों का, कुछ इसमें टॉपिक है जिसका हम बात कर लेते हैं। वैसे पिछले क्लास में हो चुका है, फिर भी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बार बार सुनने को ये चीज़ें आ सकता है। जैसे हम बात करें मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये जो मान लिखा हुआ है यहाँ पे -3.04, यहाँ -2.71, यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे प्लस करके है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन का 0 है। यह मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो आपको बता दें कि मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में जब किसी धातु की छड़ को डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। 25 डिग्री ताप पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जितने भी धातुएं हैं, सारी धातुओं का एक निश्चित मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, और जो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव को 0 मान करके अन्य धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना की गई है, ठीक है। अब जान लेते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। देखिए, जो धातु होते हैं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर देने से एक श्रेणी बन जाती है। उसी श्रेणी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसे कुछ यहाँ पे धातु हैं, इसका यहाँ पे एक तरह से श्रेणी बनाई गई है। यहाँ पे माइनस का मान घट रहा है नीचे आने पर, या उसका उल्टा आप कह सकते हो कि ऊपर जाने पर माइनस का मान यानी ऋणात्मक मान जो है बढ़ रहा है। तो इसके घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो एक श्रेणी बनती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर याद क्या करनी है, आपको ध्यान से देखिए, ये आपको याद रखना, लिथियम, सोडियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। इसके नीचे जो है यहाँ पे लिखा गया है कापर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। आपको याद क्या रखना है, देखिए यहाँ से इसको अगर हम नीचे कर दें तो ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऋणात्मक मान बढ़ रहा है, ठीक है। ऋणात्मक मान क्या हो रहा है, ऊपर जाने पर बढ़ रहा है, और धनात्मक मान देखिए ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +1.5 है तो ऊपर गए तो यहाँ +0.34 हो गया, यानी घट रहा है। तो आपको याद रखना है कि ECS में नीचे से ऊपर जाने पर ऋणात्मक मान बढ़ता है और धनात्मक मान घटता है। देख लीजिए, ऊपर जा रहे हैं तो ज़्यादा हो गया, नीचे थोड़ा कम है तो बढ़ रहा है, ऊपर जाने पर यहाँ पे घट रहा है धनात्मक मान, ठीक है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस पे क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर में पूछा जाता है, बहुविकल्पी में भी आते हैं, 10 में भी पूछा जाता है, 12 में भी पूछा जाता है। ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं 10 के लिए भी है और 12 के लिए भी है। तो आप सब चाहे 10 में हो चाहे 12 में हो, आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा इम्पोर्टेंट में पढ़ना क्या है, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब के बारे में। तो इसमें हमें जानेंगे ECS का अनुप्रयोग क्या होता है, उपयोग कहाँ कहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग कहाँ होता है। तो नंबर 1 पर पहला इसका उपयोग है धन विद्युती लक्षण ज्ञात करने में, लक्षण ज्ञात करने में पहला है। एकदम डिटेल में चलेंगे, थोड़ा लंबा हो सकता है क्लास, पर हम इसे पूरा आज विद्युत रासायनिक श्रेणी ही केवल बताएंगे। धन विद्युतीय लक्षण ज्ञात करने में देखिए ECS में, ECS हम बार बार हमारे मुंह से निकलेगा ECS मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी आपको समझना है।
तो हम ECS में नीचे से ऊपर जाते हैं तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति जो है वह बढ़ती है। ECS में नीचे से ऊपर जाने पर धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, जिन धातुओं का अधिक ऋणात्मक होगा या कम धनात्मक होगा वह अधिक धन विद्युतीय लक्षण दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ऐसे हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर तो धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। बढ़ने का मतलब कि ऊपर वाले का ज़्यादा हो गया, यानी अधिक ऋणात्मक मान या कम धनात्मक मान का धन विद्युतीय लक्षण अधिक होता है। तो इसमें आपको यही जानना है कि ECS में नीचे से ऊपर जाने पर धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। यानी अगर हम कह दें कि ये मान लीजिए यहाँ से जिंक है, जिंक और मैग्नीज में किसकी धन विद्युतीय लक्षण अधिक होगा, तो मैग्नीज का होगा, क्योंकि ECS में नीचे से ऊपर जाने पर धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पूछा जाता है, ज़्यादातर बोला जाता है कि 4 धातुएं A, B, C, D जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव कुछ भी दिया रहेगा, जैसे दे दिया -2.30 -3.00 कामा करके माइनस या प्लस कर दिया 1.50, फिर यहाँ पे कर दिया प्लस 0.74। ये मान लीजिए आपको दे दिया, कहेगा 4 धातुएं जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -2.30 -3.00 प्लस 1.50 प्लस 0.74 ये दिया हुआ है। 4 धातुएं हैं A, B, C, D। इनके बढ़ते या घटते क्रम में धन विद्युतीय लक्षण के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताना है, आप सबसे पहले करेंगे क्या कि इनको देखेंगे कौन ECS में नीचे के ऊपर है। तो आप जानते हो जो अधिक ऋणात्मक होगा वह ऊपर होगा, उससे कम वाला नीचे होगा, उससे कम वाला और नीचे होगा, जो धन वाला सबसे अधिक होगा वह सबसे नीचे होगा। तो हमें एक तरह से सीरीज बना लेनी है। देखिए सबसे अधिक माइनस वाला ये है, यानी B वाला है, तो B की वैल्यू लिख दो -3.00। उससे कम कौन सा है? ये है A वाला, तो -2.30। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? D वाला, D की वैल्यू क्या है? +0.74। और फिर यहाँ पे बच गया क्या? C वाला, C हो गया आपका +1.50। अब ये हमें पता चल गया कि भाई ऋणात्मक मान सबसे ऊपर होता है, धनात्मक मान नीचे होता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए ये आपकी सीरीज बन गई। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो धन विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा। अगर अब इसमें पूछा जाए कि किसका धन विद्युतीय लक्षण अधिक होगा, भाई जो सबसे ऊपर होगा, ऊपर कौन सा है? B वाला। तो ये ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है, B मान लीजिए ऑप्शन कर दिए। अगर ऐसे सॉल्व करने को पूछा कि बढ़ते घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो बढ़ते क्रम में कहा जाए तो सबसे कम कौन सा है? C, उससे बड़ा D, उससे बड़ा A, सबसे बड़ा B। ये बढ़ता क्रम हो गया। घटता क्रम कह दे तो उसका उल्टा कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो हमारा यहाँ पे एक टॉपिक इसमें क्लियर हुआ, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में धन विद्युतीय लक्षण को ज्ञात करने में। मैं यहाँ पे केवल एक ही एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, आप एक ही को समझिए, इतना ही करना होगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा। आप ये वैल्यू रखना समझ गए, कौन नीचे है कौन ऊपर है, तो आराम से कर लेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। दूसरा है क्रियाशीलता ज्ञात करने में। क्रियाशीलता ज्ञात करने में ये आपको रटना ही पड़ेगा। क्या रटना पड़ेगा? ECS में नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या घटेगा, क्या बढ़ेगा। पर अब जानते हैं क्रियाशीलता। देखिए ECS में नीचे से ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ता है। जैसे धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, उसी तरह से क्रियाशीलता भी बढ़ती है। ठीक है, ECS में नीचे से ऊपर जाने पर, यानी ये नीचे ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। जैसे इसमें भी उसी तरह से प्रश्न पूछेगा, जैसे 4 धातुएं A, B, C, D जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः बताए थे, जैसे उस तरह से दिया रहेगा। अब इसके बढ़ते हुए क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए या घटते हुए क्रियाशीलता के
क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले जैसा सेम उदाहरण को ले सकते हैं, वहाँ पे धन विद्युतीय लक्षण था, यहाँ पे क्रियाशीलता, थोड़ा सा टर्म बदल दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो क्रियाशीलता भी उसी तरह से ज्ञात करेंगे जैसे धन विद्युतीय लक्षण को ज्ञात किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विस्थापन अभिक्रिया ज्ञात करने में, विस्थापन अभिक्रिया ज्ञात करने में। विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्या होता है। जब कोई धातु किसी धातु को, यानी जब कोई एक धातु किसी दूसरे धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया ज्ञात करने में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वह कम क्रियाशील धातु के लवण से उस धातु को अलग कर देती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में यदि हम जिंक डाल दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, कॉपर को जिंक हटा देगा, तो बना लेगा ZnSO4 + Cu। तो ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब ये होता है किसी को हटाना। तो यहाँ पे कॉपर को जिंक ने हटा दिया। तो एक अधिक क्रियाशील जो धातु होती है वह कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, यानी हटा देती है। अब कैसे हम जानेंगे कि ये भाई जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो आप ECS को देख लीजिए। ECS में देखिए, यहाँ देखिए जिंक यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पे है। तो ECS में नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्रियाशीलता बढ़ती है। तो जब क्रियाशीलता बढ़ती है इसका मतलब जो ऊपर है वह अधिक क्रियाशील है, यानी जिंक अधिक क्रियाशील है। कॉपर इसके नीचे यानी कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को क्या करेगा, उसके लवण से विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे देखिए जिंक क्या किया है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो विस्थापन अभिक्रिया ज्ञात करने में भी ECS का अनुप्रयोग होता है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न है जैसे इसमें पूछा जाता है क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता। तो बताओगे क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। क्यों क्रियाशील अधिक है, क्योंकि भाई ये ECS में कॉपर से ऊपर है। बस इतना सा बताना है। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न और आता है कि क्या कारण है कि आयरन जो है सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, परंतु जो गोल्ड होता है वह सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित नहीं करता है। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है क्या कारण है कि आयरन यानी कॉपर आयरन Fe सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 से सिल्वर को विस्थापित कर देता है। सिल्वर को विस्थापित कर देता है। ये बैलेंस करने के लिए, एक मिनट, कर देता है। लेकिन वहीं जो गोल्ड है वह सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित नहीं करता है। ये चीज़ थोड़ा सा आप इसमें रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मेरा क्वेश्चन बस यही है कि क्या कारण है कि जो आयरन है सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर दे रहा है, लेकिन जो गोल्ड है वह सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित नहीं करता है। तो हम बताएं कि अधिक क्रियाशील धातु ही कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करेगी। तो यहाँ पे देखिए आयरन जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील, देखिए सिल्वर यहाँ है और आपका आयरन यहाँ है, तो अब ये ऊपर पड़ गया, यानी कि आयरन जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए क्या कर रहा है, सिल्वर को हटा दे रहा है। पर यहाँ पे गोल्ड जो है, गोल्ड देखिए यहाँ पे नीचे है, सिल्वर ऊपर है। सिल्वर अधिक क्रियाशील है और गोल्ड कम क्रियाशील है। तो जब कम क्रियाशील अधिक को तो हटा ही नहीं सकता, तो ये रिएक्शन संभव नहीं है। तो आप उत्तर इस तरह से बता सकते हैं क्या कारण है कि ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। ऐसे और प्रश्न हो जाएगा, जैसे पूछा जाता है क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर रंग बदल जाता है। ऐसे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कैसे क्वेश्चन है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो आप इस पे कर लेंगे, इस तरह से प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक,
आगे हमारा है अपचायक और आक्सीकारक क्षमता ज्ञात करने में। अपचायक व आक्सीकारक क्षमता ज्ञात करने में। ठीक है, अपचायक और आक्सीकारक क्षमता ज्ञात करने में, ये भी ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है कि निम्न में किसका अपचायक क्षमता अधिक है, या निम्न में किसका आक्सीकारक क्षमता अधिक है या कम है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अपचायक क्षमता आप इसको आपको रटना ही पड़ेगा। क्या रटना पड़ेगा? ईसीएस में नीचे से ऊपर जाते हैं तो अपचायक क्षमता बढ़ता है और आक्सीकारक क्षमता घटता है। थोड़ा सा आपको समझने के लिए मैं बता दूं, ये कोई बढ़िया लॉजिक तो नहीं है, फिर भी समझाने के लिए देखिए, अपचायक इसमें आपके 5 अक्षर आ रहे हैं और इसमें आक्सीकारक में 6 अक्षर आ रहे हैं। जो कम रहेगा वह ज़्यादा हो जाएगा और जो ज़्यादा रहेगा वह कम हो जाएगा। यानी ईसीएस में नीचे से ऊपर जाएंगे तो यह कम है तो बढ़ जाएगा, यानी अपचायक क्षमता बढ़ जाएगा और आक्सीकारक क्षमता क्या होगा? घट जाएगा। आप ये दोनों साथ में लेकर चलेंगे ताकि कन्फ्यूजन न बने। जो कम रहेगा तो ऊपर जाएंगे तो अधिक होगा, ठीक है, और जो ज़्यादा है वह ऊपर जाएंगे तो कम होगा। तो यही आपको रटने का एक तरीका है कि ईसीएस में नीचे से ऊपर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ता है और आक्सीकारक क्षमता घटता है। ठीक है, ऐसे ही आप करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, मैं इस पे कर रहा हूँ, जैसे दिया है प्रश्न है कैल्शियम, स्ट्रांसियम, कॉपर और सोडियम को बढ़ते हुए आक्सीकारक और अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। या पूछ सकता है किसकी आक्सीकारक क्षमता अधिक होगा, किसका अपचायक क्षमता कम होगा। तो आपको देखना है कि भाई ईसीएस में जो ऊपर रहेगा उसका अपचायक क्षमता अधिक हो जाएगा। तो ऊपर कौन है सबसे? तो ये आपको ईसीएस याद रखना है। देख लीजिए कैल्शियम, स्ट्रांसियम, कॉपर और सोडियम। तो यहाँ पे देख लीजिए कैल्शियम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कैल्शियम का अपचायक क्षमता क्या होगा? अपचायक क्षमता अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा करेंगे, आक्सीकारक क्षमता किसका अधिक होगा? तो जो सबसे नीचे होगा, क्योंकि ईसीएस में नीचे से ऊपर जाते हैं तो अपचायक बढ़ता है तो आक्सीकारक घटता है। तो घटता है का मतलब कि ऊपर वाला कम हो गया तो नीचे वाला ज़्यादा हो गया। तो नीचे सबसे ज़्यादा कौन है? उसमें से स्ट्रांसियम, कॉपर और सोडियम में। तो देखेंगे तो कॉपर सबसे नीचे है, तो ये कॉपर वाले का आक्सीकारक सबसे अधिक हो जाएगा, आक्सीकारक अधिक होगा। आपको ये चीज़ रट लेना है कि अपचायक और आक्सीकारक क्षमता ईसीएस में नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है और आक्सीकारक घटता है। अब ये ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको ये ईसीएस याद रखना है। इसको ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार बता रहा हूँ। बस आपको ये जानना है कि हाइड्रोजन तक 0 हो जाएगा, इसके नीचे प्लस वाला बढ़ेगा और ऊपर जाएंगे तो माइनस वाला बढ़ेगा, बस। इसके बाद है हमारा आक्सीकारक हो गया, अपचायक हो गया, धातु ऑक्साइडों का तापीय अपघटन। ठीक है, धातु ऑक्साइडों का तापीय अपघटन मतलब कौन से धातु ऑक्साइड होंगे जिनको गर्म करेंगे तो उनका अपघटन हो जाएगा। तो आपको बता दें कि जो ईसीएस में कॉपर से नीचे धातुएं हैं उसको हम बोलते हैं उत्कृष्ट धातुएं। ईसीएस में जो कॉपर से नीचे धातुएं हैं उनको हम उत्कृष्ट धातुएं बोलते हैं, और उत्कृष्ट धातुओं के ऑक्साइडों का ही तापीय अपघटन होता है। यानी इस कॉपर से नीचे जो भी धातु हैं उनके यदि ऑक्साइड है उसको हम गर्म करेंगे तो उनका अपघटन होगा, अगर उसके कॉपर से ऊपर है तो उनका तापीय अपघटन नहीं होगा। ठीक है, तो जो कॉपर से ईसीएस में नीचे हैं धातु उनको हम बोलते हैं उत्कृष्ट धातु, और उत्कृष्ट धातुओं के ऑक्साइड का ही तापीय अपघटन होता है। जैसे कि अब इनमें से कोई भी ऑक्साइड हो जाए, जैसे Ag2O, ठीक है,
अब सिल्वर ऑक्साइड है तो इसका तापीय अपघटन हो सकता है। क्या हो जाएगा 4Ag + O2। इसको गर्म करेंगे तो, क्योंकि ये भाई कापर से नीचे इसका ऑक्साइड हो जाए, चाहे इसका ऑक्साइड, चाहे इसका, तो इस तापीय अपघटन होगा। अगर हम कह दें कि MgO का तापीय अपघटन होगा तो बहुत लोग रिएक्शन तुरंत लिख देते हैं, तुरंत भाई देखें 2Mg + O2, पर भैया ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि केवल उत्कृष्ट धातुओं के ऑक्साइड का ही तापीय अपघटन होता है, दूसरे का नहीं होता है। तो ऐसे आप बता देंगे कि संभव है कि नहीं संभव है। नेक्स्ट है हमारा धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। ठीक है, धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन मतलब कि किस धातु ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो वह धातु का अपचयन हो जाएगा। अपचयन का मतलब हम बताएं ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का घटना। तो किसका होगा? तो जो धातु आयरन से नीचे हैं, इसियस में आयरन से नीचे रखे गए हैं, उन धातुओं के ऑक्साइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन होगा। तो आपका यहाँ पर देखिए आयरन है, इसियस में आयरन से जो नीचे धातु हैं, ठीक है, उन सारे धातुओं के ऑक्साइड का हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन होगा। यानी जैसे हम कह दें यहाँ पे देखिए आयरन है, यहाँ पे देख लीजिए कोबाल्ट है, निकिल है, टीन है, लेड है, हाइड्रोजन है, या फिर ये सब है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम Ag2O को ही ले लेते हैं, पीछे लिए थे Ag2O। अब हाइड्रोजन द्वारा मतलब H2 द्वारा अपचयन हो जाएगा तो क्या बना लेगा H2O + Ag। ठीक है, तो यहाँ पे उन धातुओं का केवल हाइड्रोजन द्वारा अपचयन होगा जो आयरन से नीचे होंगे। ठीक, तो इतना हमारा था ईसीएस में, ईसीएस के अनुप्रयोग में धन विद्युतीय लक्षण को ज्ञात करने में, क्रियाशीलता को ज्ञात करने में, विस्थापन अपक्रिया ज्ञात करने में, अपचायक व ऑक्सीकारक क्षमता ज्ञात करने में, धातु ऑक्साइडों का तापीय अपघटन और धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। तो हमारा आज ईसीएस और ईसीएस के अनुप्रयोग का टॉपिक ख़त्म होता है। आप इसको ध्यान से एक बार नहीं 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। और इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त कर रहे हैं। हमारे क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।